मैंने 3 बुक्स लिखी हैं जिनमें मेरे अपने ही प्रोफेशन से रिलेटेड, मेरी स्पेशलिटी से रिलेटेड है कि कोई भी बच्चा होगा जो मेरे बारे में ना जानता हो, क्योंकि इस प्रोफेशन में मैंने हिमाचल में ही बहुत स्ट्रगल की, बहुत अपने कॉन्टैक्ट्स भी मेंटेन किए। आप बेनिफिट भी देते हैं क्योंकि बच्चे की जगह है कि मान लीजिए आप चंबा के उस बैकवर्ड एरिया से बच्चा आ रहा है जो उतना फाइनेंशियली नहीं है, राइट, या फिर कुल्लू के उस एरिया से है, बंजार एरिया से, बैकएंड एरिया से है जो उतना नहीं है फाइनेंशियल, लेकिन होता है कि पेरेंट्स को कि यार बच्चा 2-3 साल बाद क्या होगा कि कमा लेगा तो उसके बाद नौकरी लग जाएगी। तो बच्चों को जैसे लो इनकम स्टेटस वाले हैं या सिंगल चाइल्ड है, पेरेंट्स नहीं है, तो उन सब की बुक्स फीस वगैरह वो हम उस सोसाइटी से कवर अप करते हैं। चीज़ आती है मैम कि नर्सिंग जैसे आप मान लीजिए हॉस्पिटल जाते हैं, इमरजेंसी देखते हैं, या बच्चे जब स्टार्टिंग में नए फर्स्ट टाइम जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, फिर तो एक चीज़ आती है कि यार वो हैंडल कैसे करते हैं वो एकदम से कि मतलब खून देख रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है एकदम से। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो फर्स्ट टाइम जाते हैं तो या तो फेंट हो जाते हैं या उनको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, डर जाते हैं। लेकिन हमारा जो उनके लिए होमवर्क रहता है वो एकदम से हम उनको क्लिनिकल्स में नहीं डालते हैं। पहले हम उनको थ्योरी करवाएंगे, थोड़ा उनकी ओरिएंटेशन हॉस्पिटल्स में करवाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको पहले प्रोसीजर सिखाए जाते हैं लैब्स में। फिर लैब्स से जब वो थोड़ा सा 3 और 4 मंथ्स एडजस्ट हो जाते हैं पेशेंट केयर के लिए, देन उनको हम एक्सपोजर देते हैं हॉस्पिटल का। लेकिन ऐसा एक बैच में 2 या 3 बच्चे ऐसे रहते ही रहते हैं जो गिरते हैं या जिनको एंजाइटी रहती है, या कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि उनको हमें इतना प्रॉपरली काउंसिल करना पड़ता है कि कई बार तो रेडी हो जाते हैं कि हम कोर्स छोड़ देंगे। हाँ। तो मतलब फर्स्ट हैंड बच्चों को एक्सपोजर देने में दिक्कत तो आती है। और कुछ ऐसे नर्सेज या ऐसा कह सकते हैं बच्चे +2 के बाद डायरेक्ट पैम्पर्ड बच्चे हैं, आजकल के पेरेंट्स के बिलवेड हैं या जो भी हैं, उन्होंने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी हैं, उनको इवन साइकोलॉजिकली हमें काउंसलिंग सेशन स्पेशली देने पड़ते हैं उनको क्लिनिकल्स भेजने से पहले। मैम साथ साथ में आपने ऑथर भी हैं, तो वो कौन कौन से बुक्स हैं या फिर कहाँ लगा आपको कि मुझे बुक भी लिखनी चाहिए? सर अभी करंटली मेरे पास मैंने 3 बुक्स लिखी हैं जिनमें मेरे अपने ही प्रोफेशन से रिलेटेड, मेरी स्पेशलिटी से रिलेटेड है। मैं मास्टर्स हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, तो मेरी अभी टेक्स्ट बुक्स आई हैं जो ऑल ओवर इंडिया में नर्सिंग कॉलेजेस में चलती हैं, टेक्स्ट बुक फॉर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। एंड इसके अलावा मैं ऑलरेडी आई थिंक अब तो 10-12 साल हो गए उस बुक को आते हुए। न्यूट्रिशन की मेरी बुक आती है, वो बहुत टाइम से आ रही है। तो अभी फ़िलहाल नर्सिंग कॉलेजेस में मेरी 3 टेक्स्ट बुक्स हैं जो काफ़ी टाइम से चल रही हैं। और इसके अलावा कई ऐसी बुक्स हैं जिनमें मैंने चैप्टर्स कंट्रीब्यूट किए हैं या एज अ एडिटर मैंने काम किया हुआ है या मैंने उनको रीड आउट फॉरवर्ड की हुई हैं। तो आई थिंक वैसे 7-8 बुक्स होंगी, लेकिन जो एग्जैक्ट मेरे अपना काम है वो मेरी 3 बुक्स जो हैं अभी कॉलेजेस में चल रही हैं। एंड सेकेंड, आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपको क्यों ऐसा लगा। देखिए, एक तो मेरी कुछ आदत ऐसी है कि मुझे इनोवेटिव या नया करते रहने की आदत है, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं इस फील्ड में, देखिए कोई भी किसी फील्ड में मास्टर नहीं हो सकता, और मुझे खुद को लगता है चाहे मेरे पास 17 साल का या 18 साल का एक्सपीरियंस है, बट लर्निंग और टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हर रोज़ नई चीज़ सीखते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये भी एक फील्ड मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमारी ना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बुक्स तो ज़रूर हैं बट वो सिंप्लीफाइड वे में नहीं थी। वो हमारे टाइम में तो हमारे पास बुक्स नहीं होती थी, हम MBBS के ही जो स्टूडेंट्स को बुक लगती थी वही बुक्स से हमें टीचर पढ़ाया करते थे। अब तो टाइम चेंज हो गया है, नर्सिंग की अपनी बुक्स आना शुरू हो गई हैं, बट मेरी जो स्पेशलिटी थी स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें अभी बुक्स का वो गैप था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके लिए लिखना चाहिए। अब 17-18 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ उसको भी ऐड करूँ, थोड़ा अब बाकी बुक्स का भी गाइडेंस लेके, तो जस्ट वो एक गैप को पूरा करने के लिए स्पेशली इस फील्ड में मैंने बुक राइटिंग का काम किया। अभी मैम आपके मतलब इसमें इंस्टीट्यूट में बहुत से बच्चे भी हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे आपको कैसे देखते हैं या क्यों आपके पास ज्वाइन करते हैं, मतलब ऐसा? देखिए सर, मैं उस टाइम इस प्रोफेशन में आई थी, ऐसा कह सकते हैं उस टाइम मैं हिमाचल में आई थी जिस टाइम पे नर्सिंग के बारे में इतना लोगों को आइडिया ही नहीं था। काफ़ी स्ट्रगल किया हमने 17-18 साल। ऐसा जो अब कंडीशन है कॉलेजेस की, व्हेन आई वाज जब मैं वापस आई थी PGI से, तो आई थिंक हिमाचल में
2010 में कॉलेजेस खुलना शुरू हुए थे नर्सिंग के, और मैं उसी टाइम अपनी मास्टर्स करके वापस आई थी। तो उस टाइम कॉलेजेस नाम से कोई मतलब हिमाचल में नर्सिंग के कोई कॉलेजेस ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे उनकी मशरूमिंग हुई, और फिर मैं पीजीआई से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थी, तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला। जितने भी कॉलेजेस खुले वो मेरे कांटेक्ट में आए, पर्सन जिन्होंने भी खोले उनको भी मैंने गाइड किया। फिर जो टीचर्स फैकल्टी आई वो मेरे से जूनियर आए, कुछ सीनियर्स थे जो आईजीएमसी में ही थे मेरे, तो उनके साथ भी मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। तो इस वजह से मुझे अभी ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट हिमाचल में कोई ही बच्चा होगा जो मेरे बारे में ना जानता हो, क्योंकि इस प्रोफेशन में मैंने हिमाचल में ही बहुत स्ट्रगल की, बहुत अपने कॉन्टैक्ट्स भी मेंटेन किए। तो शायद एक पहला रीज़न मेरी एकेडमी ज्वाइन करने का ये भी है कि बच्चों को मेरे नाम पे ट्रस्ट है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगी। मेरे पास मेरे कॉलेज में इंटरव्यू के लिए अभी 2 लड़कियां आई। वैसे ही मेरी उनका जब मैं इंटरव्यू ले रही थी तो मैंने उनसे पूछा, बेटा आपका 1 ईयर का गैप है तो व्हाट यू वर डूइंग। देन शी सेड मैम वी वर टेकिंग कोचिंग। मैंने कहा कहाँ से लिया आपने कोचिंग? दे सेड मैम मोनिका नर्सिंग एकेडमी से। फिर मैंने कहा आप तो ऑनलाइन स्टूडेंट थे कि ऑफलाइन स्टूडेंट थे? बिकॉज ऑफलाइन है तो मैं उनको पहचानती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं इनको पहचानती नहीं हूँ। देन शी सेड कि नहीं मैम, हम जो एकेडमी का 6 मंथ्स का क्रैश कोर्स था हम उसके स्टूडेंट्स थे। सो व्हेन आई टोल्ड हर कि यू नो मोनिका मैडम को आप जानते हैं जिनकी ये एकेडमी है। देन उन्होंने मुझे कहा कि मैम हमने उनकी आवाज़ सुनी हुई है व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, जब भी कोई ग्रुप में हमें कम्युनिकेट करना है, बट हम उनसे कभी मिले नहीं हैं। मैं कहा तो कैसी हैं आपकी मोनिका मैम? मैंने उनसे ऐसे करके पूछा तो उन्होंने मतलब जो वो वर्ड्स पॉजिटिव मेरे लिए बोल सकते थे उन्होंने बोले, जबकि उन्होंने मुझे आज तक नहीं देखा था एंड दे वर नॉट अवेयर कि मैं सामने बैठी हुई हूँ उनके। तो ये कोर्सेज की बात कर रहे थे हम, तो कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज आप करवाते हैं? कोर्सेज में सर जैसे मैंने आपको बताया आफ्टर +2 हमारे रहते हैं। जैसे नर्सिंग के जो भी सेंट्रल और स्टेट लेवल के टेस्ट रहते हैं उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। पैरामेडिकल्स के जितने भी टेस्ट रहते हैं आफ्टर +2 उनकी प्रिपरेशन रहती है। देन उसके बाद हमारा रहता है जिन बच्चों ने नर्सिंग कर ली है या पैरामेडिकल कोर्सेज कर चुके हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट फाइट करने पड़ते हैं सेंट्रल एंड स्टेट के, उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। सिमिलरली हायर क्वालिफिकेशन के लिए लाइक बीएससी स्टूडेंट यदि एमएससी एंट्रेंस देना चाहता है उसकी प्रिपरेशन, जीएनएम स्टूडेंट पोस्ट बेसिक की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसकी कोचिंग, ये सब मीन्स हमारा टोटल फोकस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज पे रहता है। मैं साथ में आता एक चीज़ आती है कि आप बेनिफिट भी देते हैं, क्योंकि बच्चे की जगह है कि मान लीजिए आप चंबा के उस बैकवर्ड एरिया से बच्चा आ रहा है जो उतना फाइनेंशियली नहीं है, राइट, या फिर कुल्लू के उस एरिया से है, बंजार एरिया से, बैकएंड एरिया से है जो उतना नहीं है फाइनेंशियली, लेकिन होता है कि पेरेंट्स को कि यार बच्चा 2-3 साल बाद क्या होगा कि कमा लेगा तो उसके बाद नौकरी लग जाएगी, तो फाइनेंशियली कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी ये कोशिश रहती है, पहले तो मेरा ये रहता है कि बच्चे का एकेडमिक्स हम एक बार देखते हैं, बच्चे का कैसा +2 के बाद +2 की उसका क्या स्कोर रहा है। यदि बच्चा हमारा 70 और 75 से परसेंटेज उसकी अबव रहती है और वो ऐसे किसी एरिया से या फाइनेंशियली लो स्टेटा से है तो हम नॉमिनल चार्जेस पे उसकी मान लीजिए आप कोई कोर्स है, बच्चा हमारे पास क्रैश कोर्स 10,000 का कर रहा है तो उसको हार्डली 1,000 या 2,000 के आसपास चार्जेस रहते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए टोकन मनी हम लेते हैं ताकि बच्चे को सीरियसनेस रहे उस चीज़ की, वो उस चीज़ के लिए आए नहीं आए, पैसे तो दिए नहीं हैं, यू विल नॉट टेक इट सीरियसली, सो जस्ट फॉर दैट सेक कि थोड़ा हम उनसे लें। सिमिलरली जो भी हमारे नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं उनकी भी परसेंटाइल कितना रहा उनका ग्रेजुएशन के टाइम में 75% से अबव है और लो इनकम से है या स्टेटस से है तो हम जितनी भी फीस रहती है उसका 25% चार्ज करते हैं, 75% बच्चे को डिस्काउंट रहता है। एक और चीज़ आती है कि हायर लेवल पे एक बच्चों को रिसर्च में गाइडेंस चाहिए होती है, जी। तो वो भी क्या करवाते हैं आप? डेफिनेटली, बिल्कुल। हमारे पास बहुत से कॉलेजेस के बच्चे हैं जो अपनी मास्टर्स कर रहे हैं लेकिन प्रॉपरली उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है तो उस चीज़ के लिए वो हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम उनका शुरू से लेके एंड तक जितना उनको जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है हम उनको रिसर्च गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एकेडमी में जो फैकल्टी है वो ऑलरेडी मास्टर्स हैं, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इवन IGMC, PGI चंडीगढ़ से हैं, एम्स से भी हैं, सो उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है और मेरे टीचर्स का भी अपना खुद का लर्निंग साथ में चलता रहता है तो हम रिसर्च में भी
करते हैं। इवन हम खुद की भी रिसर्चेस हैं जो हमने 1-2 पेपर्स पब्लिश करवाए हुए हैं, जो मेरी फैकल्टी है उन्होंने भी अपने पेपर्स पब्लिश करवाए हैं, वो प्रॉपरली बच्चों को गाइड करते हैं। आप एजुकेशन के सेक्टर्स में ना ही हो के आप अलग अलग सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, जैसे अगर एनजीओज़ की बात करें या सोशली आप, तो वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप या फिर एनजीओज़ हैं उनके साथ काम कर रहे हैं या फिर आप? सर वैसे शुरू से ही मेरी कुछ ऐसी पर्सनालिटी रही है, या ऐसा कह सकते हैं जीन्स कुछ ऐसे हेरिडिटरी है कि मैं अपने प्रोफेशन के अलावा और भी कई चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ। इवन हमारी अपनी फैमिली में हमारी एक खुद की सोसाइटी है, वो स्पेशली स्कूल के बच्चों को, जैसे लो इनकम स्टेटस वाले हैं या सिंगल चाइल्ड है, पेरेंट्स नहीं हैं, तो उन सब की बुक्स फीस वगैरह वो हम उस सोसाइटी से कवर अप करते हैं। इवन मेरे पास 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं सर जो स्लम एरिया से हैं, बट मेरे कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं, सो हम उनसे फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं। ऐसा कहें कि नॉमिनल चार्जेस पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ उस तरह से भी काम कर रहे हैं। कुछ एनजीओज़ हैं लाइक हमारी रेड क्रॉस है, मैं उसकी भी मेंबर हूँ। फिर हमारी पहचान करके एसोसिएशन है, ये अपने बच्चों की स्पेशल चिल्ड्रन की करते हैं, उसकी भी मेंबर हूँ। और इसके अलावा अभी कुछ छोटे मोटे और एनजीओज़ हैं जिनके साथ मैं जुड़ के, जैसे कि हमारी एक फाउंडेशन है, उसमें हम स्पेशली जो गरीब घर से लड़कियां हैं उनकी मैरिज वगैरह करवाते हैं, उसमें भी हम अपना फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं। तो जहाँ कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में मैं थोड़ा बहुत योगदान दे सकती हूँ, तो मैं उन कार्यों में भी साथ में जुड़ी रहती हूँ। मैम इन सब में एक चीज़ आती है कि आप मैनेज कैसे करते हैं? सर ये क्वेश्चन ऑफनली मतलब मुझे हर दूसरा या तीसरा पर्सन जब मिलता है तो मुझसे यही चीज़ कहता है कि मैम हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। देखिए सर, भगवान ने तो सबको 24 घंटे ही दिए हैं, मुझे भी उतने ही दिए हैं, बट शायद एक पोटेंशियल भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है, एक ज़ील दे रखी है, एक ज़िद्दीपन दे रखा है, करना है तो करना है। और थोड़ा मेरा ऐसा है कि मैं एक बहुत अर्ली राइजर हूँ, तो मैं अपना सारा घर का, आप ये विश्वास नहीं करेंगे, मैं घर के हाउस होल्ड को सारे अपने आप करती हूँ, अपने बच्चों का भी पूरा करके। मेरी कोशिश है एक पार्ट सुबह वो कर लिया, उसके बाद फिर मेरे डेज डिवाइड रहते हैं, इवन आवर्स डिवाइडेड किए होते हैं मैंने कुछ, कि इस टाइम टू इस टाइम आई विल डू दिस वर्क। फिर उसके बाद मेरी टीम को भी पता है कि मैडम का ये टाइम अब इस काम के लिए ओवर है, अब ये मैडम अब अगले दिन ही ये काम लेंगी, उसके बाद नेक्स्ट आवर्स किसी और काम के लिए फिक्स हैं। सो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में, जिस पर्सन की लाइफ में डिसिप्लिन है ना और पंक्चुअलिटी है, उसके लिए 24 घंटे बहुत हैं। भगवान ने बहुत टाइम दिया है। आप बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ते होंगे, बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा भी है कि जो अर्ली राइजर रहता है ना, मैं अपने बच्चों को भी यही चीज़ बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ बोलती हूँ, आप दुनिया से 2 घंटे पहले उठें, आप उनसे 2 स्टेप आगे ही रहेंगे। सब 5 बजे उठते हैं तो आप 3 बजे उठें, 6 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठें। वो जो आपको वो जो टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, वही सारा इस शो का मैजिक है, आप ऐसा सोच सकते हैं।